मेहनत से मुकद्दर भी बदल जाते हैं, मेहनत से मुकद्दर भी बदल जाते हैं, विश्वास से पत्थर भी पिघल जाते हैं। इरादा करके तो देखो यारो, इरादे से रास्ते भी बदल जाते हैं, इरादे से रास्ते भी बदल जाते हैं। पद्मश्री साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में हरियाणा और देश के नाम को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ आज संतराम देसवाल जी मौजूद हैं, जिन्हें भारत सरकार द्वारा भारत के शीर्ष अवार्डों में से नवाजने का कार्य किया जा रहा है। सबसे पहले संतराम जी से बात करते हैं और इन्हें आपसे वाकिफ करवाने का हम कार्य करने वाले हैं। तो सर बताएं किस प्रकार का आपका सफ़र रहा, और ये जब पद्मश्री की आपको सूचना मिली कि आपको इस अवार्ड से भारत सरकार द्वारा नवाजा जाएगा, तो आपको कैसा लगा? जी, पहले तो मैं सभी को नमस्कार करता हूँ, आपके श्रोताओं को, आपके दर्शकों को। और जैसा आपने पूछा कि जाहिर है कि जब मुझे इसकी सूचना मिली तो मैं गौरवान्वित हुआ। मैं तो नाचीज हूँ। मुझे एक बार तो यकीन नहीं हुआ कि मुझे इतने बड़े भारत सरकार के पुरस्कार साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में उससे नवाजा जा रहा है। मगर जब यकीन हो गया, उधर से ऊपर से सरकार की तरफ से जब सूचना मिली, तो मुझे लगा कि भाई मेरी जर्रा नवाजी हुई है और मुझे बहुत खुशी भी हुई और मैं गौरवान्वित भी हुआ। जी, हम एक चीज़ और देखते हैं। एक चीज़ हमने पता लगा कि हरियाणा का ये पहला अवार्ड है जो मतलब हरियाणा के इतिहास में पहली बार ही मिला है। हरियाणा के लोगों को काफ़ी लोग थोड़ी दूसरी मानसिकता से देखते हैं कि धरती से जुड़े लोग हैं, धरती में ही रहते हैं, कभी उठ नहीं सकते। उस बारे में क्या कहना चाहेंगे? अब पहले हमारे यहाँ पद्मश्री पुरस्कार मिलते रहे हैं, दूसरे क्षेत्रों में मिलते रहे हैं। मेरे संज्ञान में ये आया है कि भाई ये पहली बार साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में दिया जा रहा है। तो इससे मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा, खासकर आज की युवा पीढ़ी को, कि हरियाणा के बारे में ये धारणा थी कि ये प्रदेश जवान और किसान का प्रदेश है। अब मैं ये फक्र के साथ कह सकता हूँ सभी देशवासियों की तरफ से और हरियाणा, विशेषतः हरियाणा वासियों की तरफ से, कि हरियाणा न केवल जवान और किसान का प्रदेश है मगर विद्वान का प्रदेश भी है। अब ये नारा हो जाना चाहिए कि हरियाणा जवान, किसान और विद्वान का प्रदेश है। ये बिल्कुल सही बात संतराम जी देसवाल द्वारा कही गई है। आप हमारे दर्शकों को ये बताने का काम करें कि आप एक ग्रामीण किसान परिवार में पैदा हुए, आपका संघर्ष कैसे रहा, कैसे आपने इतना संघर्ष करके आखिरकार इस पद तक पहुँचे कि भारत सरकार को खुद आपके पास फ़ोन करना पड़ा? जी, मैं निसंदेह ये जो मेरा पद्मश्री पुरस्कार है, मैं इसको समर्पित करता हूँ देशवासियों को और हरियाणा वासियों को और अक्षेत्र वासियों को, सोनीपत वासियों को, मेरे पूर्वजों को, मेरी पैतृक गांव खेड़का गुजर के निवासियों को, कि मुझे ये योग्य समझा गया भारत सरकार के द्वारा इतने बड़े पुरस्कार के लिए। और रही बात मेरे संघर्ष की, आपने पूछा, तो मेरा बड़ा संघर्ष रहा है। और मैं अब सोचता हूँ जब अपने अतीत को, तो लगता है कि किसी शक्ति ने, मेरे पूर्वजों के आशीर्वाद ने, गुरुजनों के आशीर्वाद ने, दूसरे जो प्रियजन हैं उनकी दुआओं ने यहाँ तक पहुँचाया है। नहीं तो जब मैं बिल्कुल 3-4 साल का रहा हूँगा तब मेरे पिताश्री चले गए थे, स्वर्गवास हो गया था। माता जी थी, मेरे वृद्ध पिता मैं थे, दादाजी थे। उन्होंने बड़ी मुश्किल से घर को संभाला और मैं आगे बढ़ा। हालांकि 10वीं के बाद मेरे दादाजी चाहते थे, वृद्ध थे काफ़ी, कि अब मैं कहीं सर्विस लग के, नौकरी लग के और घर की माली हालत को ठीक तरह से करूं। मगर मेरा एक जुनून था और उस जुनून के तहत मैं आगे बढ़ना चाहता था, पढ़ना चाहता था। और मुझे लगता था कि शिक्षा के अतिरिक्त और कोई माध्यम नहीं है आगे बढ़ने का, समाज सेवा करने का, देश सेवा करने का। इसलिए मैंने उच्च शिक्षा के लिए मैं झज्जर में दाखिला लिया, महाविद्यालय में, राजकीय महाविद्यालय, नेहरू महाविद्यालय
पहले उसको कहते थे, वहाँ पर। और मैं 15-16 किलोमीटर है उसमें साइकिल से जाता था, साइकिल से आता था नित्य प्रति। तो बड़ा कष्टपूर्ण जीवन रहा। और उसके बाद जब बीए की, तो फिर भी हमारे घर वाले ये चाहते थे कि भाई मैं कहीं बीएड कर लूँ, जेबीटी कर लूँ, कोई मैं शिक्षक लग जाऊँ। मगर मेरे अंदर एक प्रकार से कहाँ से प्रेरणा मिलती थी, माँ सरस्वती से, हमारे जो लोक देवता उनसे, पूर्वजों से, कि मैं आगे बढ़ना चाहता था, पढ़ना चाहता था। तो इसलिए मैंने घर से भागकर रोहतक में दाखिला ले लिया और घर वालों को बताया नहीं। 1 साल तक तो घर वालों को पता ही नहीं चला मैं कहाँ हूँ। किसी से मैं कुछ पैसे उधारे ले गया, उससे फीस भरी, और बाकी जो पैसे बच गए उससे कहीं धर्मशाला में कभी रुकता, और यूँ ही चने और गुड़ खा के मैंने 5-6 महीने निकाले। फिर स्कॉलरशिप मिला, छात्रवृत्ति मिली। उसके बाद फिर धीरे धीरे 1 साल के बाद मैं घर गया और घर वालों को बताया। तो बड़ा संघर्षपूर्ण जीवन रहा है, और तब जाके मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। तो जैसे आपने संतराम देसवाल जी के बचपन से ही देखा, बचपन में पिता ही हमारा सब कुछ होता है, उसका साया उठने के बाद भी इन्होंने संघर्ष किया। घर वालों कई बार हम क्या करते हैं, कई बार हम ऐसा कार्य करते हैं जिससे घर वालों को शर्मिंदा होना पड़ता है, लेकिन संतराम जी ने हमेशा संघर्ष का काम किया है। कभी भूखे पेट रहकर भी इन्होंने संघर्ष किया। 1 वर्ष तक तो आपने सुना कि इन्होंने 1 वर्ष तक तो घर पे पता भी नहीं चला, लेकिन पढ़ने का जुनून इनके सिर पर ऐसा था कि आज के दिन इन्हें भारत के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित करने का कार्य भारत सरकार करने वाली है। आप ये बताएं संतराम जी, जब आपको पता लगा और घर वालों को जब पता लगा, आपके प्रियजनों को पता लगा कि इस अवार्ड से आपको सम्मानित किया जा रहा है, तो कैसा रुझान रहा उनका आपके प्रति? नहीं, जाहिर है कि वो सारे बड़े खुश थे, उनकी खुशी का ठिकाना नहीं था। और मेरा जो बड़ा बेटा है वो सीकर में किसी कार्यवश अपने जो उसका दफ्तर का कार्य था उसमें गया हुआ था, और वो रात को ही 2 बजे लौटा गुड़गांव। और फिर प्रातःकाल सब मेरे पास आ गए, और सारे रिश्तेदार और सभी घर वाले वो बड़े खुश थे। और कई दिन तक मेला सा लगा रहा, और आने जाने वाले आते जाते रहे। आज मेरा कहीं अलग कार्यक्रम था, इसलिए आज चले गए, क्योंकि कई दिन से छुट्टी ले रखी थी। तो जाहिर है खुशी सबको हुई, और उन्होंने सभी का यहाँ पर स्वागत किया जो आने वाले हैं। और मैं भी अभिभूत हो गया कि भाई किस प्रकार से लोग मुझे स्नेह दे रहे हैं, आदर सम्मान कर रहे हैं। मैं शायद इस काबिल हूँ या नहीं, कह नहीं सकता। तो जिस प्रकार आपने सुना, हर व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान थी। आजकल तो एक ट्रेंड चला हुआ है संतराम जी की, काफ़ी लोग वैसे एक डुप्लीकेट तरीके से फेमस होने की कोशिश करते हैं, लेकिन पुस्तकों के प्रति जो लोगों का रुझान है, साहित्य के प्रति लोगों का रुझान, घटता रुझान है, उसके प्रति आप जो हमारे युवा हैं जो हमें देख रहे हैं, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? निसंदेह अब ये तकनीकी युग है, टेक्निकल एज में, और पुस्तकों के प्रति रुझान कम हुआ है, मगर ये नहीं कह सकते कि वो बिल्कुल समाप्त हो गया। और अब इस प्रकार से जब सरकार शिक्षा के क्षेत्र में और साहित्य के क्षेत्र में आगे बड़े बड़े पुरस्कार देगी, तो जाहिर है युवा पीढ़ी को भी लगेगा कि ये भी एक क्षेत्र है जिसमें आगे बढ़ा जा सकता है, इसमें भी नेम और फेम हो सकता है। तो इसलिए अब मैं समझता हूँ कि इससे रुझान और बढ़ेगा। और ये तो मैं बताना ही चाहता हूँ कि कैसा भी वो टेक्निकल युग आ जाए, मगर जो पुस्तक हैं वो कभी भी उनका वो युग समाप्त नहीं होगा। पुस्तकीय ज्ञान तो आवश्यक होगा। अब ये धीरे धीरे और भी ज़्यादा इससे रुझान होगा इस पुरस्कार के मिलने के बाद। तो जैसे आपने सुना, युवाओं के लिए भी एक बहुत अच्छा संदेश था। आप संतराम जी, एक हमारे जो दर्शक हैं और जो आपको सुनने वाले, चाहने वाले लोग हैं, उन्हें एक बार आप ये बताने का काम करें कि आज तक साहित्य का जो आपका सफ़र रहा है उसमें आपने कौन कौन सी रचनाएं लिखी हैं, और भारत हो या हरियाणा हो या
कोई जिला स्तरीय कार्यक्रम हो, आपको किस किस सम्मान से सम्मानित किया गया है? जी, मेरी अब तक 30 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। उसमें से आधा दर्जन से ज़्यादा तो हरियाणा की संस्कृति और कला, हरियाणा का लोक साहित्य से संबंधित पुस्तकें हैं। बाकी इसके अतिरिक्त कविता की पुस्तकें हैं, गज़ल की पुस्तकें हैं, रुबाई की पुस्तकें हैं, नवगीत की पुस्तकें हैं, संस्मरण की पुस्तकें हैं, यात्रा वृत्तांत है, जीवनी है। ये सारी विधाओं में मैंने सृजन किया है। और मैं सेवानिवृत्ति के बाद तो पूर्णकालिक एक प्रकार से साहित्य सृजन में ही लगा हुआ हूँ। और रही बात पुरस्कारों की, तो मुझे हरियाणा साहित्य अकादमी, जो आजकल जिसका नाम हरियाणा साहित्य और संस्कृति अकादमी हो गया है, उसके द्वारा 2 पुस्तकों पर मेरी जो सर्वोत्तम पुस्तक पुरस्कार मिल चुका है। एक तो लोकालोक पुस्तक है और एक वो है ललित निबंध की पुस्तक, और एक है अनकहे दर्द, वो कविता की पुस्तक है। ये 2 पुस्तकों के ऊपर पुरस्कार मिल चुके हैं। और उसके बाद एक पुरस्कार है जन कवि मेहर सिंह सम्मान, तो वो 2 लाख का पुरस्कार है, उससे मुझे सम्मानित किया जा चुका है। एक फिर है महाकवि सूरदास आजीवन साहित्य साधना सम्मान, वो 5 लाख का है, उससे मुझे सम्मानित किया जा चुका है। और जो दूसरी संस्थाएं हैं, सामाजिक संस्थाएं या शैक्षणिक संस्थाएं, वो भी दर्जन से ऊपर संस्थाओं ने मुझे समय समय पर शिक्षा और साहित्य के क्षेत्र में सम्मानित किया है। तो ये मेरी जर्रा नवाजी होती रही है, मगर ये इसका मैंने नहीं सोचा था कि इतना बड़ा पुरस्कार है वो भी मुझे भारत सरकार के द्वारा दिया जाएगा। तो अब और भी खुशी है, और इसके बाद मेरी जिम्मेदारियां भी बढ़ जाएंगी कि मैं इसके अनुकूल ही और साहित्य सृजन करूं और समाज सेवा करूं, देश सेवा करूं, राष्ट्र सेवा करूं, और उस समय मैं लगा रहूँगा। जिस प्रकार एक लेखक हमेशा से देश की क्रांतियों में, देश की आज़ादी के समय से ही लेखक का योगदान रहा है। हमारे बड़े बड़े भगत सिंह जैसे भी युवा रहे हैं जिन्होंने अपनी जीवनियाँ या देश के प्रति लोगों का जुनून बढ़ाने का काम किया है। तो आप ऐसे युवाओं के लिए कौन सी पुस्तक इन फ्यूचर सोच रहे होंगे कि हमें, जिससे लोगों को अच्छा संदेश मिले, समाज में जागृति फैले? तो ऐसा कुछ आपने अभी सोचा है? हाँ, मेरे उसमें योजना में है ये कि मैं जो अब तक भी मैंने साहित्य सृजन किया है, वो भी मैं ऐसे ही मुद्दे उठाता हूँ जो युवाओं के लिए हैं। अब जैसे आज का युवा है, वो अपनी लोक संस्कृति को भूलता जा रहा है, वो नशे की तरफ जा रहा है या उसमें अपराध की दुनिया में जा रहा है। तो इसलिए उनके लिए मैं बार बार अपने उसमें कहता हूँ जो पुस्तकों में, कि आप अपनी जड़ों की तरफ लौटो, लोक साहित्य की तरफ लौटो, लोक संस्कृति के से आप सम्मान करो, माता पिता का सम्मान करो। तो ये मेरा पहले से भी उद्देश्य रहा है और आगे भी ये जारी रहेगा। और मैं अपनी कविताओं के माध्यम से भी इसी प्रकार का संदेश देता हूँ। जो सामाजिक मुद्दे हैं, विशेषतः युवाओं के अंदर जो वो आ गई हैं बुरी आदतें, उनको दूर करने के लिए ही मैं प्रयासरत हूँ और आगे भी प्रयासरत रहूँगा और ज़्यादा उनके लिए साहित्य सृजन करूँगा। संतराम जी, हमारा आखिरी सवाल आपसे कि जैसे आपको भारत सरकार द्वारा इस सम्मान से सम्मानित किया जा रहा है, इस सम्मान के अंदर क्या क्या होगा, कैसे आपने अप्लाई किया? कोई हमारे इन फ्यूचर जो युवा हैं या समाज के लोग हैं जो समाज को सुधारने का काम करते हैं, वो किस प्रकार अप्लाई कर सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं और किस प्रकार इस सम्मान को पा सकते हैं? और इन फ्यूचर जो सरकार आपको सम्मान देगी वो कब देगी, कुछ इसके बारे में भी हमारे दर्शकों को बताने का काम करें। पहले तो इसके आवेदन के बारे में है, तो ये आवेदन नहीं किया जाता इसका कोई नॉमिनेट करता, आपको कोई भी नॉमिनेट कर सकता है किसी ऐसे व्यक्ति को जिसने अपने जीवन में ऐसा कोई विशेष, एक्स्ट्राऑर्डिनरी जिसे अंग्रेजी में कहते हैं, ऐसा कार्य किया हो किसी भी क्षेत्र में। वो कोई भी क्षेत्र हो सकता है, वो साहित्य हो सकता है, शिक्षा हो सकता है, समाज सेवा हो सकता है, कृषि हो सकता है, खेल हो सकता है, जितने भी क्षेत्र हैं उन में यदि किसी को ये दिखाई दे कि ये व्यक्ति तो वास्तव में
राष्ट्रीय स्तर का इसने कार्य किया है तो वो उसका आवेदन के निकलते हैं ये तकरीबन अगस्त सितंबर में, तो वो कोई भी आवेदन दे सकता है। और जब सरकार भी कई बार देखती है तो किसी व्यक्ति की भी ज़रूरत नहीं होती, वो सरकार अपने आप ही उस व्यक्ति का नॉमिनेशन भेज देती है, सरकार के माध्यम से भी जाते हैं। तो इस प्रकार से कोई इसका यूँ नहीं है कि आप आवेदन करोगे और कोई आपको वो मिल जाएगा। ये तो समाज की नज़र है, चारों तरफ समाज के जो जागरूक लोग हैं उनकी नज़र है, सरकार की नज़र है, प्रशासन की नज़र है। और वो प्रशासन, सरकार या कोई प्रबुद्ध जन है, वो कोई भी आपका नॉमिनेट कर सकता है, नॉमिनेशन भेज सकता है। और यदि सरकार काबिल समझती है तो एक बड़ा ऐसा छोटा प्रोसेस नहीं है। मुझे पता चला है, अब मुझे भी पहले पता नहीं था, कि एक बहुत ही ऐसा इसका एक वो है ढांचा, जिसमें यूँ नहीं है कि भाई क्योंकि इतना बड़ा पुरस्कार है, सरकार को भी जवाबदेही होती है कि भाई किस आदमी को क्यों दिया गया है, क्या है। इसलिए वो बड़ा ठोक बजा के देखते हैं कि वास्तव में इस व्यक्ति का कार्य है। तो फिर क्योंकि गजट में आता है तो तभी वो उसमें दिया जाता है उसको। तो इसलिए केवल इसमें तो यही है कि आप कार्य करते रहिए, और मैं भी इसी प्रकार से जैसे कार्य करता रहा। तो यदि आप अच्छा कार्य करेंगे तो आप ये तो लगा के मत चलो कि आज ही आप ये सोचो कि भी मुझे फल मिल जाएगा, क्योंकि ऐसे नहीं मिलता। अब मेरी भी 70 साल की उम्र में जाके ये मुझे मिला है फल। तो मैं बचपन से ही मुझे लिखने पढ़ने का शौक़ रहा है, बचपन से ही लिखता पढ़ता हूँ। विद्यार्थी जीवन में भी मैं जब प्राध्यापक था, प्रोफेसर था, तब भी। और ना मैंने कभी सोचा पुरस्कारों के लिए, मगर पुरस्कार मिलते हैं तो अच्छा है, उसके लिए हम बहुत झोली पसार देते हैं। तो इसलिए मैं यही कहना चाहूँगा जो सुनने वाले हैं, श्रोता दर्शक हैं, कि भाई अपने क्षेत्र में आप दक्षित होकर काम कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा काम कीजिए, देश सेवा कीजिए, समाज सेवा कीजिए। जिस क्षेत्र में आप पारंगत है उसमें काम कीजिए, और यदि आप अच्छा काम करेंगे तो सरकार भी, समाज भी आपको पहचानेगा और इस प्रकार के जो पुरस्कार हैं उससे नवाजेगा। तो जिस प्रकार आपने संतराम जी के इस संघर्ष को देखा, छोटी उम्र में इन्होंने संघर्ष करना आरंभ किया था और एक मुकाम पर पहुंचकर इन्हें संघर्ष में सदैव सरकार द्वारा, या एक लेखक के लिए हमेशा यही होता है, एक सम्मान ही उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है। हम भी भारत सरकार की तारीफ करना चाहेंगे कि हमारे ऐसे साहित्यकार और इतिहास से जुड़े लोगों को इसी प्रकार सम्मान देकर टाइम टू टाइम सम्मानित करते रहे। और एक अंतिम संदेश बताएं आप हमारे दर्शकों को, और जो व्यक्ति आपके चाहने वाले, क्या देना चाहेंगे? मैं केवल ये कहना चाहूँगा, पहले तो मैं आपको ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि ये जो सम्मान है, मैं देशवासियों को, प्रदेशवासियों को, सोनीपत वासियों को, जज्जर जिला के वासियों को, अपने क्षेत्र को, गांव के लोगों को तो समर्पित करता ही हूँ। मगर ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि इसमें मेरी जो अर्धांगिनी है डॉक्टर राजकला देसवाल, उनका बड़ा योगदान है। यदि वो मुझे इन सारे गृह कार्यों से इधर नहीं करती तो मैं ये नहीं कर पाता था। तो मैं अंत में उनको ये पुरस्कार समर्पित करता हूँ कि उनके कारण ही मुझे ये पुरस्कार मिला है। और अपने परिजनों को भी वो मुझे सारा समय देते हैं, नहीं तो मैं समय नहीं मिल पाता तो कैसे इतना सृजन कर पाता, लिख पाता। और संदेश की जहाँ तक बात है तो मैं सभी को, विशेषतः युवाओं को ये संदेश देना चाहता हूँ कि कोई ये सोचता हो कि भाई बस अचानक हमें कुछ मिल जाए। आज के युवाओं में ये है कि धन भी अचानक मिल जाए, नाम भी अचानक हो जाए, प्रसिद्धि भी अचानक हो जाए, ऐसा संभव नहीं है। आपको हर क्षेत्र में मेहनत करनी पड़ेगी, संघर्ष करना पड़ेगा। और यदि आप मेहनत करोगे तो मेहनत से मुकद्दर भी बदल जाते हैं, मेहनत से मुकद्दर भी बदल जाते हैं, विश्वास से पत्थर भी पिघल जाते हैं। इरादा करके तो देखो, इरादे से रास्ते भी बदल जाते हैं।
तो आपको इरादा करना पड़ेगा, संकल्प करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाकर आप आगे बढ़ेंगे। ये मेरा संदेश है। तो जिस प्रकार आपने संतराम जी की जीवनी को देखा, भारत सरकार द्वारा उन्हें जो सम्मान दिया जा रहा है, इसके बारे में आपकी अपनी क्या राय है, कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया और राय देने का काम जरूर करें। इसी के साथ अगले वीडियो तक आप लोगों से विदा लेते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।